नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। चांद पर फतह के बाद अब समुद्र मंथन की तैयारी, जान ले क्यों खास है समुद्रयान मिशन। क्या सरकार ने G20 पर खर्च किए बजट से 300% ज्यादा पैसे? केंद्र ने विपक्ष के आरोप का जवाब दिया। SSF के हवाले होगी राम जन्मभूमि परिषद की सुरक्षा व्यवस्था, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बड़ा फैसला। दिल्ली NCR में हर दूसरा परिवार वायरल या कोविड के लक्षण से परेशान, सर्वे में किया बड़ा दावा। मानसून फिर ढाएगा कहर, इन राज्य में बारिश के सितम का अलर्ट। भारत सऊदी अरब के बीच 8 समझौते पर हस्ताक्षर, जाने कहां कैसे क्या पड़ेगा असर। अब समाचार विस्तार से। चंद्रयान 3 मिशन की और आदित्य L1 के बाद अब समुद्रयान मिशन की तैयारी है। इसके जरिए समुद्र का मंथन किया जाएगा और खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। दुनिया के अलग अलग देश अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए समय समय पर मिशन भेजते रहते हैं और हमारा भारत भी उनमें से एक है। 2023 अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ही खास रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद पर उतारा गया, तो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन को भी सूरज रहस्य को जानने के लिए रवाना किया गया। इन सब के बीच अब समुद्रयान मिशन भेजने जाने की तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। इसके जरिए समंदर की गहराइयों में छिपे खनिज संसाधनों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए मत्स्य 6000 पनडुब्बी को बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इस पनडुब्बी के जरिए 3 लोग समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। शुरुआत 500 मीटर की गहराई से होगी और 2026 तक मत्स्य 6000 पनडुब्बी को इसे 6000 मीटर की गहराई तक ले जाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे 2 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। 2.1 मीटर व्यास वाले पनडुब्बी को डिजाइन और विकसित किया गया है। मत्स्य 6000 का वजन करीब 25 टन है, 9 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई है। पनडुब्बी बनाने वाले 80 मिमी वाले टाइटेनियम का इस्तेमाल है। समंदर के अंदर 600 गुना दबाव झेलने में सक्षम है। भारत सरकार ने 2021 में डीप ओशन को दी मंजूरी। पहले चरण का आगाज 2024 में संभव हुआ। अब तक अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस इंसानों को समुद्र में इतनी गहराई तक ले जाने में सक्षम है। इस पनडुब्बी की मदद से समंदर में गैस, हाइड्रेट, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड के साथ साथ कीमो, सिंथेटिक जैव और दूसरी वनस्पतियों की खोज होगी। IAEA के मुताबिक 2030 तक वैश्विक स्तर पर करीब 5 गुना लिथियम और 3 गुना कोबाल्ट की जरूरत होगी। लिहाजा इस मिशन को अहम बताया जा रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि G20 समिट के आयोजन में केंद्र सरकार ने 300% से ज्यादा का खर्च किया है। तो आइए जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। दिल्ली में G20 समिट का सफल आयोजन हुआ। तमाम देश के राष्ट्र अध्यक्ष G20 समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए। G20 के इतर भारत ने तमाम देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी किया। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़ा ऐलान भी किया है। लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि G20 समिट के आयोजन में केंद्र सरकार ने पहले से आवंटित किए गए पैसे से 300% ज्यादा खर्च किया। हालांकि केंद्र सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को गलत बताते हुए जवाब दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा कि यह विश्वसनीय मोदी सरकार ने G20 पर बजट में आवंटित धनराशि से 300% अधिक खर्च किया।
पिछले केंद्रीय बजट में G20 शिखर सम्मेलन के लिए कितना आवंटित किया गया था? जवाब 990 करोड़ रुपए। सवाल, मोदी सरकार ने वास्तव में कितना खर्च किया? जवाब 4100 करोड़ से ज्यादा। ये बजट से 300% या 3110 करोड़ से अधिक है। ये पैसा कहाँ गया? बीजेपी को ये अतिरिक्त 3110 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये स्पष्ट रूप से 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी के सेल्फ एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल पीआर के लिए गैर जरूरी खर्च था। इन आरोप पर सरकार की फैक्ट चेकिंग ने फैक्ट चेक किया और आरोप को गुमराह करने वाला बताया। रिपोर्ट के मुताबिक ये खर्च सिर्फ शिखर सम्मेलन के लिए नहीं था, बल्कि इसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में भी शामिल था। कांग्रेस ने भी एक वीडियो में कहा कि पीएम मोदी ने अपनी छवि चमकाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले अपने पोस्टर लगाने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च किए। शहर के गरीबों को कवर करते हुए पीएम मोदी ने मेहमानों के लिए चांदी और सोने की परत वाले टेबल वेयर सहित बढ़िया व्यवस्था की। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में एसएसएफ के 280 जवान तैनात होंगे। अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा के मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी एसएसएफ को दी जाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के हवाले कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात एसएसएफ की 2 बटालियन अयोध्या पहुंच गई है। हालांकि तैनाती से पहले उनकी 1 सप्ताह की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बताया जा रहा है कि राम जन्मभूमि की सुरक्षा में एसएसएफ के 280 जवान तैनात होंगे। अयोध्या के अलावा काशी और मथुरा के मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी एसएसएफ को दी जा सकती है। गौरतलब है कि एसएसएफ का गठन यूपी सरकार ने निवेश सुरक्षा के लिए किया है और इसमें यूपी पुलिस और पीएसी के जवान शामिल हैं। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में पीएसी की 12 कंपनियां लगी है। रामलला की सुरक्षा में सबसे भीतरी भाग की सुरक्षा सीआरपीएफ करती है और फिलहाल सीआरपीएफ की 6 बटालियन तैनात है, जिसमें एक महिला बटालियन भी शामिल है। मंदिर के बाहरी हिस्से और चेकिंग पॉइंट पर सिविल पुलिस के महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारी तैनात रहते हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जनवरी में होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में रविवार को 2 दिवसीय विश्व हिंदू परिषद की बैठक शुरू हुई। इस मौके पर विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि विहिप श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा समारोह को पूरे विश्व में हर्षोल्लास के उत्सव के रूप में मनाई जाएगी। आलोक कुमार ने कहा, देश भर में 1 लाख से अधिक साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। विहिप उनके भोजन और आवास का ख्याल रखेगी। इसके साथ ही विहिप समारोह के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए एक मुफ्त रसोई भी चलाएंगी। कुमार ने बताया कि प्रतिष्ठा समारोह से पहले बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक 2281 शौर्य यात्राएं निकालेंगे और देश के 5 लाख से अधिक गांव को जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के दौरान यात्रा मार्ग पर धार्मिक सभाओं का भी आयोजन है। उन्होंने कहा कि इन यात्रियों के दौरान यात्रा मार्गों पर धार्मिक सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठा समारोह के दिन देश भर में मठ मंदिर में पूजा, यज्ञ, हवन और आरती की जाएगी। साथ ही हर घर में राम भक्त रात में 5 दीपक जरूर जलाएंगे और करोड़ों भक्तों के बीच प्रसाद भी बांटा जाएगा। कोरोना वायरस का प्रकोप दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अभी भी नहीं थमा है। लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि दिल्ली एनसीआर में हर दूसरा परिवार फ्लू, वायरल या कोविड से पीड़ित है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहने वाले लोग पिछले 3 हफ्ते से वायरल के बारे में चिंता जता रहे हैं। फिर लोकल सर्कल ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में इन बीमारियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक सर्वे किया, जिसमें पता चला कि दिल्ली एनसीआर के लगभग 21% घरों में वायरल से पीड़ित लोग हैं। उनके परिवार में 1 या 1 से ज्यादा सदस्यों में वायरल के लक्षण हैं। वहीं सितंबर आते आते ये आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है।
एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के हर दूसरे परिवार में कोविड वायरल या फ्लू से पीड़ित लोग हैं। पिछले महीने से जारी इन चिंताओं के बढ़ने के साथ ही लोकल सर्कल्स ने एक और सर्वे से पता लगाया कि क्या इस वायरल बीमारी का प्रसार और हुआ है। सर्वे के दौरान लोकल सर्कल्स ने दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के 9,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की। इसमें 61% पुरुष और 39% महिलाएं थी। सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और वर्तमान में उनमें से कितने बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द और सांस संबंधी समस्याएं आदि जैसे एक या अधिक कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षणों से पीड़ित हैं। इस सवाल का दिल्ली एनसीआर के 9,389 लोगों ने जवाब दिया। उनमें से 50% लोगों ने ये बताया कि परिवार में 1 से 3 सदस्य कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षणों से अस्वस्थ हैं। सर्वे में पता चला कि 50% लोगों ने कहा कि उनके घर में कोई भी फ्लू, वायरल या कोविड के लक्षण से पीड़ित नहीं था। वहीं 33% लोगों ने कहा कि उनके परिवार में एक सदस्य अस्वस्थ था, जबकि 17% लोगों ने बताया कि उनके घर में 2 से 3 सदस्य कोविड, फ्लू या वायरल बुखार के लक्षण से पीड़ित थे। मानसून ने एक बार फिर से वापसी कर ली है। दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी में बदलाव फिर से जमकर बरस रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, इसे लेकर भी भविष्यवाणी जता दी है। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्से मौसम की मार झेल रही है। यूपी में बारिश की विभिन्न घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की है। दिल्ली में सोमवार को दिन भर उमस रही और हल्की बारिश हुई। वहीं अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के हिसाब से सामान्य है। दिल्ली में साल की सबसे अच्छी वायु गुणवत्ता दर्ज होने के एक दिन बाद एयर क्वालिटी खराब हुई और संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। सफदरजंग वेधशाला ने बूंदाबांदी दर्ज की है, जबकि पालन वेधशाला में 1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। आर्द्रता का स्तर 68% से 97% के बीच रहा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 12 से 14 सितंबर तक एक्यूआई के संतोषजनक श्रेणी में रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को बारिश एवं ठंडी हवा के बाद तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है और अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 24 घंटे का एक्यूआई 45 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में था। उत्तराखंड में फिर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है। प्रदेश में अगले 72 घंटे भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के देहरादून, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरिद्वार और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिसको लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्ण अनुमान के मुताबिक प्रदेश में अगले 3-4 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने 14 सितंबर तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य में एक बार फिर मानसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इस हफ्ते प्रदेश के अनेक हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी।
एडवाइजरी के मुताबिक अगले 72 घंटे लगातार बारिश के चलते संवेदनशील इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के इस हफ्ते मानसून की एक्टिविटीज तेज रहेगी। फिलहाल मानसून की विदाई सामान्य समय सितंबर अंत तक होने की उम्मीद है। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश से जुड़े घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के कुछ जिलों में स्कूल दिन भर के लिए बंद कर दी गई है। राहत आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और डूबने से संबंधित घटनाओं में हरदोई में 4, कन्नौज और 2, देवरिया, कानपुर शहर, रामपुर, संभल और उन्नाव में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 22 जिलों मुरादाबाद, संभल, कन्नौज, रामपुर, हाथरस, बाराबंकी, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, बहराइच, लखनऊ, बदायूं, मैनपुरी, हरदोई, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, सीतापुर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी और फतेहपुर में 40 मिमी से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्ण अनुमान के मुताबिक यूपी, उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 17 तारीख तक हल्की बारिश जारी रहेगी। अधिकारी ने कहा, राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में भी 17 तारीख तक बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना है। 15 सितंबर तक राज्य में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई है। अधिकारियों के आदेश पर स्कूल बंद है। भारत और सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अपने संबंधों के वर्तमान स्तर को समग्र ऊर्जा गठजोड़ में तब्दील करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद के साथ सोमवार को विस्तृत चर्चा की तथा दोनों देशों ने $50 अरब की पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना पर अमल में गति लाने, चिन्हिता ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र में सहयोग को और गहन बनाने का निर्णय लिया। भारत सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अपने संबोधन में वर्तमान स्तर को विविधता प्रदान कर इसे समग्र ऊर्जा गठजोड़ में तब्दील करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने डिजिटलीकरण और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते पर हस्ताक्षर किया। सईद ने संवाददाताओं को बताया कि दोनों नेताओं मोदी और सऊदी अरब के युवराज के बीच बातचीत में कई क्षेत्र चिन्हिता किए गए, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिक, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और संस्कृति शामिल है। दोनों पक्षों ने पावर ग्रिड, गैस ग्रिड, ऑप्टिकल ग्रिड, फाइबर नेटवर्क में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की। G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर है। अहम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद की घोषणा 2019 में की गई थी। सईद ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के युवराज बिन सलमान ने पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना पर अमल में गति लाने का पूर्ण समर्थन किया, जिसके लिए $50 अरब की राशि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा, दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्यबल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की ताकि $100 अरब के निवेश से जुड़े आयामों के चिन्हित करने और इसका रेखांकन करने में मदद मिल सके। पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना की स्थापना महाराष्ट्र में होनी है। इस वृहद तेल शोध सह पेट्रोकेमिकल परिसर परियोजना की घोषणा 2015 में की गई थी। वार्ता से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रीय भवन के प्रांगण में एक समारोह में स्वागत किया गया।
स्वागत के बाद बिन सलमान ने संवाददाताओं से कहा, मैं भारत आकर बहुत खुश हूँ। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूँ। सऊदी नेता ने कहा कि शिखर सम्मेलन में की गई घोषणाओं से दुनिया को फायदा होगा। उन्होंने कहा, हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत सऊदी अरब स्ट्रेटजी पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2019 की मेरी सऊदी अरब यात्रा के दौरान हमने इस परिषद की घोषणा की थी। इन 4 वर्षों में हमारी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने में प्रभावी माध्यम के रूप में उभारा है। मोदी ने कहा, मुझे खुशी है कि इस परिषद के अंतर्गत दोनों समितियों की कई बैठकें हुई, जिनसे हर क्षेत्र में हमारा आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। बदलते समय की जरूरतों के अनुसार हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक से दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। मोदी ने कहा, सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों के हित की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।